ठीक, आज हम बात करते हैं मर्चेंडाइजिंग और इन्वेंट्री एक्टिविटीज की। इस इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज होती है और क्या क्या इन्वेंट्री के सिस्टम्स हैं और उनके फर्दर क्या मेथड्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो इन्वेंट्री एक जगह से परचेज करके दूसरी जगह बेच देती है, वहाँ का ऑपरेटिंग साइकिल कैसे मैनेज होता है हम वो समझेंगे। यहाँ पे आपको 3 ओवल्स में चीजें नजर आ रही है, कैश, इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल्स। एक साइकिल आपको नजर आ रहा है, एरो कैश से स्टार्ट हो रहा है, इन्वेंट्री पे जा रहा है, इन्वेंट्री से अकाउंट रिसीवेबल की तरफ मूव हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल से कैश की तरफ मूव हो रहा है। एक पूरा कंप्लीट साइकिल है जिसमें फर्दर एरोज के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात हो रही है कैश से हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। हम कैश से अपनी इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं, अपनी मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। हम अपनी इन्वेंट्री क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो आ रही है सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। उसके बाद उन जो क्रेडिटर्स हमने क्रेडिट पे जिस अकाउंट रिसीवेबल्स को बेची है अपनी इन्वेंट्री, उनको मेंटेन कैसे करना है। तो थर्ड स्टेप में आ रहा है कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स। अब उनसे पेमेंट कैसे करनी है, कलेक्ट करनी है, उसके बाद वो हमारे वापस कैश के ऊपर आ जाएंगी चीजें। ये तो थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर ये ऑपरेटिंग साइकिल इसी तरीके से चलता ही रहता है। हमारे पास जैसे कैश रिसीव हो जाता है, फिर हम उस कैश से फर्दर इन्वेंट्री परचेज करते हैं और फर्दर वो इन्वेंट्री क्रेडिट पे सोल्व कर देते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स को। फिर अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्शन होती है और वापस हमारे पास कैश क्रिएट हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं कंपेयरिंग मर्चेंडाइज एक्टिविटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। मर्चेंडाइज एक्टिविटीज में क्या बात होती है, रेडी टू सेल की बात हो रही है। आप इन्वेंट्री एक जगह से परचेज करते हैं और दूसरी जगह पे उसको सोल्ड आउट कर देते हैं, ये बात हो गई मर्चेंडाइज कंपनी की। और यही बात अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेकर करें तो मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग साइकिल होता है। वहाँ पे वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उनको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर फिनिश गुड्स तैयार होती हैं, फिर वो फिनिश गुड्स जाके आगे मार्केट में सोल्ड होती हैं। क्लियर। तो ऑपरेटिंग साइकिल मर्चेंडाइजिंग का इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं होलसेलर, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स की। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री की और मैन्युफैक्चरिंग की, दो अलग अलग बातें आ रही हैं। तो दो अलग अलग बातें आ रही हैं तो इसमें रिटेलर्स और होलसेलर्स का क्या रोल है हम वो भी देख लेते हैं। होलसेलर्स क्या करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो अलग अलग लोग बनाते हैं। होलसेलर्स वहां से परचेज करते हैं अपनी फैक्ट्री से, डिफरेंट वहां से परचेज करके अपने पास लाके गुड्स रख लेते हैं। अब इन होलसेलर से कौन परचेज करता है, आपके पास रिटेलर्स परचेज करते हैं। अब रिटेलर्स इन सब से ऐसे लेके आते हैं, सारे होलसेलर से अपने सारे मटेरियल गुड्स जो भी है सारी चीजें लेके अपने पास रख लेते हैं। अब रिटेलर से जो एंड कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, वो रिटेलर से परचेज करता है। अगर उसको थोड़ा चाहिए तो वो रिटेलर से परचेज करेगा, अगर उसको ज्यादा बल्क में चाहिए तो वो अप्रोच करेगा मैं डायरेक्टली होलसेलर से ले लूं क्योंकि मुझे ज्यादा चाहिए, तो शायद मुझे यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाएगी। क्लियर। सारी बातें यहाँ पे समझ आ रही हैं। सारी अभी तक हमने जितनी भी बातें की है बिल्कुल कॉमन बातें की है, कोई एज सच उसमें अकाउंटिंग की कोई बात नहीं अभी तक आ रही है। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आपको उस पेज पे लेके आ सकूं और फर्दर जब मैं अकाउंट की बात करूं तो आपको बातें समझ आ रही हूँ। देन बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। मर्चेंडाइजिंग कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 9 लाख डॉलर आ रही है, टोटल इसका रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसने जो गुड्स परचेज किए उस पर कितनी कॉस्ट आई है वो 540 आ रही है। उसके बाद इसको इसने यहाँ से लेस कर दिया तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, फिर उसने उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर दिए 270, तो उसके बाद नेट इनकम आ रही है $90,000। क्लियर। यहाँ पे चीजें समझ आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने एक्सपेंस किया हुआ है गुड्स को सोल्ड करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट ये शो हो रहा है कि आपने फाइनली अपनी जो भी कॉस्ट इनकर्ड की थी, टोटल सेल्स जो जनरेट की उसमें जितनी कॉस्ट आपने इनकर्ड की थी वो माइनस कर दिया तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
आगे बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर मर्चेंडाइजिंग कंपनी। अब डिफरेंट मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती है, उनके अकाउंटिंग सिस्टम्स कैसे मेंटेन होते हैं, किस तरीके से मेंटेन होते हैं। क्लियर? Although general ledger accounts provide useful information, they do not provide much of the detailed information needed in daily business operations. जो आपके जनरल लेजर अकाउंट्स बनते हैं उसमें आपकी कलेक्टिव बैलेंस आ रहा होता है, ओवरऑल बैलेंस आ रहा होता है, उसकी फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरल लेजर एक बना हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का, वही जनरल लेजर में बात करें टी अकाउंट की, तो यहाँ पे जनरल लेजर अकाउंट रिसीवेबल का है जिसमें हमने देखा जून 1 पे 10,000 की एक ट्रांजेक्शन हुई है और टोटल बैलेंस आ रहा है 10,000 का। उसके बाद 15 पे जून 15 पे एक और ट्रांजेक्शन आ रही है जो कि 3,000 रिकवरी हुई है, तो हमने क्रेडिट बैलेंस कर दिया, तो टोटल कितना आ रहा है 7,000। यहाँ पे हमें ये 7,000 तो मिल गया टोटल बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का, लेकिन ये नहीं पता कि ये 7,000 का ब्रेकअप क्या है, किससे कितना लेना है, कौन सा कस्टमर कितना हमारे ऊपर ड्यू है, हमने उनसे पैसे लेने हैं, ये हमें 7,000 में नहीं पता। तो इसका इन डिटेल इन डेप्थ आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लाइक दिस अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर मर्चेंडाइजिंग कंपनी। अब वो जो हमने पिछली स्लाइड में ये जो बनी हुई है चीजें, पिछली स्लाइड में ये जो जनरल लेजर बना हुआ है ये सेम एज इट इज हमने उठाया और ये हमारे पास बना हुआ है राइट साइड के कॉर्नर पे जनरल लेजर अकाउंट रिसीवेबल्स, वही सेम एज इट इज 7,000 का बैलेंस आ रहा है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल अकाउंट, इसमें सारी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब इस कंट्रोल अकाउंट का जो टोटल बैलेंस आ रहा है ये कुछ इनके सब्सिडरीज लेजर्स पीछे बने हुए होंगे। अब पीछे सब्सिडरी लेजर्स में इनका किस बंदे से कितना उधार हमें रिकवर करना है वो अलग से मेंटेन्ड है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सब्सिडरी लेजर बना हुआ है जैक स्पार्क्स का एंड हेदर जैकब्स का। यहाँ पे दोनों चीजें बनी हुई हैं, उन्होंने 1 जून पे एक ट्रांजैक्शन की है और उसमें से 15 जून पे दूसरी ट्रांजैक्शन की है, टोटल बैलेंस इनका 2,000 आ रहा है। और आगे नीचे दूसरे सब्सिडी लेजर में देखें तो जून 1 पे 7,000 की एक ट्रांजैक्शन की है, जून 15 पे 2,000 की दूसरी ट्रांजैक्शन की है, टोटल बैलेंस इनका 5,000 आ गया। अब ये 2,000 और ये 5,000 मिलके 7,000 बन गए। एग्रीड? यहाँ पे बात समझ आ गई? आपके पिछले स्लाइड में यहाँ पे क्लियर पता नहीं चल रहा कि 7,000 कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन इस स्लाइड में आपको क्लियरली मेंशन है कि ये 7,000 कहाँ से आ रहे हैं। अब आपको चीजें समझ आ रही हैं? जनरल लेजर में एक कंट्रोल अकाउंट में टोटल सम आता है, आपका टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स का आता है। इनके पीछे जब इनके सब्सिडी लेजर्स बनते हैं वहां पे इनका ब्रेकअप मौजूद होता है। डन? 2 approaches used in accounting for merchandise transactions. मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शंस में 2 सिस्टम चल रहे होते हैं, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंटिन्यूअस इन्वेंट्री सिस्टम होता है। आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप अपडेट करते रहते हैं अपनी इन्वेंट्री को कि इस वक्त इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है। तो आप अपनी जो ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हो, जो उनकी एंट्रीज पोस्ट करते हो, उनको परपेचुअल सिस्टम पे पोस्ट करते हो। आपको हर दिन पता चल रहा होता है, हर वीक पे पता चल रहा होता है, हर मंथ पे पता चल रहा होता है कि आपकी इन्वेंट्री का स्टेटस क्या है। वेयर एज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करूं मैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम कुछ एंट्रीज पोस्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी इन्वेंट्री की इस वक्त क्या स्टेटस है, इस वक्त क्या पोजीशन है, वहां बस एंडिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो पीरियडिक में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जिस पीरियड के लिए आप चाहोगे उसी पीरियड की ही आपको कैलकुलेट करके दे सकते हैं, डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होगी, परपेचुअल बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होगी। सबसे पहले उठाते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। द इन्वेंट्री अकाउंट इज कंटिन्यूअसली अप टू डेट टू रिफ्लेक्ट आइटम ऑन हैंड। इस वक्त आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, आपकी इन्वेंट्री हैंड कितनी है, ये हमें पता चलता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पे, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपडेटेड होती रहती है। इसमें हम बात करते हैं 5 सितंबर में ट्रांजैक्शन एक पोस्ट हो रही है कि परचेज कर रहे हैं 100 लेजर लाइट्स, पर यूनिट कॉस्ट उसकी 30 आ रही है। तो इसमें हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे कि हमने इन्वेंट्री परचेज की है 3,000 की, वो डेबिट हो रही है, 100 मल्टीप्लाई बाय 30, 3,000 आ गया, इन्वेंट्री 30 की आ रही है। क्योंकि हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो अकाउंट पेबल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का 3,000 से क्रेडिट हो रहा है। 5 सितंबर पे ही हम लोग ये एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक?
आगे बात करते हैं इसी मंथ सितंबर के महीने में ही 10 सितंबर को आप एक और ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं जिसमें आप अपने इन्वेंट्री सोल्ड कर रहे हैं। आपको एक सेल्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपने सेल किए, तो आप यहाँ पे पहले 10 सितंबर को पहली ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल 500, क्योंकि 10 लेजर लाइट्स आप बेच रहे हो 50 यूनिट्स के। आपने पीछे खरीदे कितने हैं 30 यूनिट्स में, लेकिन आप सोल्ड किस में कर रहे हो 50 में, तो आप 10 लेजर लाइट्स सोल्ड कर रहे हो, पर यूनिट $50 आ रही है, तो यहाँ पे आपका 500 आ गया। आपके अकाउंट रिसीवेबल्स क्रिएट हो गए 500 और सेल्स क्रिएट हो गए 500 से। ये हो गई पहली ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट कर रहे हो, सेकंड एंट्री कैसे बना रहे हो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 300, क्योंकि उनकी एक्चुअल कॉस्ट तो 300 है, क्योंकि 30 बेच रहे हो, 30 पे आपने बेची थी। 10 लेजर लाइट्स आपने 30 यूनिट कॉस्ट पे परचेज की थी, तो एक्चुअली आपने 300 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है, और इन्वेंट्री आपकी कितनी लेस हो रही है 300 से, 10 यूनिट्स लेस हो रहे हैं, 300 की आपके पास इन्वेंट्री क्रेडिट पे आ गए। क्लियर? यहाँ पे आपने 2 एंट्रीज पोस्ट की हैं बिकॉज इट इज अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 300 और आपकी रिटेल कॉस्ट आ रही है 500। अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्दर आगे 15 सितंबर को एक और ट्रांजैक्शन पोस्ट हो रही है आपके पास। एक और ट्रांजैक्शन में आप क्या कह रहे हो कि आपने अकाउंट पेबल्स को 3000 रुपीज पे कर दिए, जहां से आपने परचेज की थी गुड्स, उसको आपने वापस पेमेंट कर दी, तो आपके अकाउंट पेबल्स में डेबिट हो गया और आपका कैश क्रेडिट हो गया। तो अब आपका अकाउंट पेबल का अकाउंट ही खत्म हो गया और आपका कैश क्रेडिट में पे कर दिए। यहाँ पे ये एंट्री जो 5 सितंबर ने आपने परचेजेस की थी वो 15 सितंबर को कैश पेमेंट करके आपने वो एंट्री क्लोज कर दी। यहाँ पे ये पोस्ट करने का मतलब ये कि अकाउंट पेबल का अकाउंट क्लोज हो गया। अब फर्दर 22 सितंबर पे आप एक और ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें आप ये कह रहे हो कि जो 10 सितंबर को अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ था 500, उसने पेमेंट कर दी है। जब उसने पेमेंट की तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्लियर? टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री। अब हम जब फिजिकल इन्वेंट्री देख रहे होते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ देयर परपेचुअल रिकॉर्ड्स मोस्ट बिजनेस टेक अ कंप्लीट फिजिकल काउंट ऑफ मर्चेंडाइज ऑन हैंड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। अब हम जो परपेचुअल सिस्टम होता है उसमें कंटिन्यूस बेसिस पे चेक कर रहे होते हैं, तो एंट्री से तो पता चल रहा होता है कि आपकी इन्वेंट्री का स्टेटस क्या है, लेकिन आप साल में एक मरतबा जो भी आप टाइम पीरियड डिफाइन किया उसमें आप फिजिकल इन्वेंट्री भी चेक कर सकते हो कि जो अकाउंट्स में आ रहा है तो क्या वही फिजिकल आ रहा है। इसको अगर मैं बात करूं तो इस तरह से कहते हैं फ्लोर टू बुक्स एंड बुक्स टू फ्लोर। आप दोनों चेक कर सकते हो। और टेकिंग फिजिकल इन्वेंट्री में यहाँ पे क्या आ रहा है, ईयर एंड पे इस वक्त इसका स्टेटस क्या हो रहा है। इसमें आपने फिजिकल इन्वेंट्री जब देखी तो उसमें आपने ये देखा कि रीजनेबल अमाउंट्स ऑफ इन्वेंट्री श्रिंकेज आर viewed as a normal cost doing business। जब आप बिजनेस करते हो फिजिकल इन्वेंट्री करने गए, जब आप नॉर्मल बिजनेस करते हो तो उसमें एक नॉर्मल लॉस आ रहा होता है कि आपके पास कुछ आइटम्स ब्रेक हुए होंगे, स्पिलेज होंगे, थेफ्ट भी होंगे, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसमें हो रही मिस हैंडलिंग की वजह से हो रहा होगा, या फिर रखे हुए खराब हो गए पॉसिबल, या आपका नॉर्मल लॉस होता है। तो आप जब फिजिकल इन्वेंट्री के देखने गए तो आपने देखा कि फिजिकल इन्वेंट्री के अंदर ये 2000 की इन्वेंट्री ऐसी है जो कि आउटडेटेड हो चुकी है, शॉर्ट है, किसी ने चोरी कर लिया, खराब हो गई है, टूट गई है। अब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उसको सेल आउट कर सके, तो हम उन्हें उसको नॉर्मल एक्सपेंस कंसीडर करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डेबिट कर दिया और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अगर ये एंट्री हम पोस्ट नहीं करेंगे तो बुक टू फ्लोर और फ्लोर टू बुक मैच नहीं कर रही होंगी चीजें। उन दोनों को ईयर एंड पे मैच करने के लिए हम ये फिजिकल इन्वेंट्री चेक कर रहे होते हैं कि जो बुक्स में आ रही है क्या वही कंडीशन हमारे पास फ्लोर पे अवेलेबल है। एग्रीड? अब यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब क्लोजिंग एंट्रीज कौन कौन सी पोस्ट करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट्स को हम क्लोज कर लेते हैं, उसको इनकम समरी में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कर रहे होते हैं और इनकम समरी में हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद अब इनकम समरी के अकाउंट को क्लोज करते हैं और उसका जो भी बैलेंस आता है वो हम बैलेंस शीट में शिफ्ट करते हैं रिटेन अर्निंग के अंदर। क्लियर? सेल्स का अकाउंट क्लोज करके सेल्स का बैलेंस भेज दिया हमने इनकम स्टेटमेंट में, या फिर हम इन अदर वर्ड्स बोले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया। एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट क्लोज कर दिया हमने और उसको भेज दिया वापस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उस बैलेंस को।
उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूरी बना ली, सारी नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम इस नेट प्रॉफिट को इनकम समरी को या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए ये बैलेंस हम शिफ्ट करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। अगर ये कंटिन्यूटी में बिजनेस चल रहा है तो वो रिटेन अर्निंग में जाके ऐड होगा। अगर कंटिन्यूटी में नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे फॉर द ईयर इतना प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे ये सारी बातें हो गई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की। अब बात करते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की। नो एफर्ट इज मेड टू कीप अप टू डेट रिकॉर्ड्स ऑफ आइदर इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे हमें ना इन्वेंट्री को देखना होता है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देखना होता है। हम सिर्फ ये देखते हैं सेल कितनी हुई है, परचेज कितनी हुई है। गेट इट? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में 5 सितंबर पे एक ट्रांजैक्शन पोस्ट हो रही है कि 100 लेजर लाइट्स हमने परचेज किए हैं 30 यूनिट कॉस्ट पे, 30 यूनिट पर कॉस्ट पे, और उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक सिटी से परचेज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, इन्वेंट्री को डेबिट कर रहे थे और अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट पेबल्स को क्रेडिट कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परचेजेस लिख रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में बात की, ना हमें इन्वेंट्री को मेंटेन करना है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मेंटेन करना है, यहाँ पे अप टू डेट करना है। यहाँ पे जो हम परचेजेस कर रहे हैं तो उसको परचेजेस लिख रहे हैं, और अकाउंट क्योंकि क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं इसीलिए अकाउंट पेबल्स क्रिएट हो गए 3000 की। क्लियर? यहाँ पे आपको नोट नजर आ रहा है, नोटिस दैट नो एंट्री मेड टू इन्वेंट्री। अब 10 सितंबर पे आप सेल्स कर रहे हो, 10 लेजर्स बेच रहे हो पर यूनिट 50 पे, तो ट्रांजैक्शन क्या पोस्ट होगी, अकाउंट रिसीवेबल्स क्रिएट हमारे होगा 500 पे क्योंकि हम उधार पे बेच रहे हैं, सेल्स क्रिएट हो गई 500 की, और यही हम चीजें क्या कर रहे हैं, रिटेल की कर रहे हैं, रिटेल पे बेच रहे हैं। फर्दर आगे 15 सितंबर को हम ये कह रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई है कि 5 सितंबर को हमने जो परचेजेस की थी उसकी हमने पेमेंट कर दी, उसकी जो पेमेंट की थी तो अकाउंट पेएबल डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। आगे 22 सितंबर को हम लोग एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि 10 सितंबर को जो हमने अपने रिसीवेबल्स क्रिएट किए थे, उधार पे गुड्स बेचे थे, वहां से कैश रिसीव हो चुका है, तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ $500। एग्री? अब हम यहाँ पे ये सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर ली यहाँ पे। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में और इन्वेंट्री में ईयर एंड पे क्या पोस्टिंग हो रही है, ईयर एंड पे किस तरीके से पोस्ट हो रही है, हम वो देखेंगे। ये तो हमने सिर्फ 1 मंथ की थी, सिर्फ सितंबर की ट्रांजैक्शन पोस्ट की थी, इसी तरीके से। अब ईयर एंड पे स्टेटस क्या रहेगा वो देखते हैं। कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पार्टी सप्लाई शोज द फॉलोइंग। इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री बता रहे हैं जनवरी 1 पे 2005 में $14,000 आ रही है। ड्यूरिंग द ईयर ओवरऑल सारी परचेजेस इन्होंने की, जो सारी परचेजेस की वो $130,000 आ रही है। क्लियर? अब आगे बात हो रही है एट December 31, 2005 पार्टी सप्लाई काउंटेड द मर्चेंडाइज ऑन हैंड $12,000। क्लोजिंग स्टॉक इनका $12,000 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, कैलकुलेट पार्टी सप्लाईज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर 2005। 2005 का इनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें कैलकुलेट करना है। क्लास में मैंने एक फॉर्मेट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। क्या अगर मैं उसमें से निकाल के थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वो पोर्शन निकाल के यहाँ पे सामने रखूं तो क्या वही सेम है? इन्वेंट्री जो पिछले साल की थी वो आपने रख ली, ड्यूरिंग द ईयर जितनी परचेजेस की वो ऐड कर दी, टोटल आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। उसके बाद लेस इन्वेंट्री एट ईयर एंड, क्लोजिंग स्टॉक जितना बचता है लेस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया $132,000। आपको कैलकुलेट करना आता है, ये चीज तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब कॉन्सेप्चुअल के साथ हमने सीखी है कि इसके पीछे जो सिस्टम चल रहा होता है वो कौन सा चल रहा है, पीरियोडिक सिस्टम चल रहा है। क्रिएटिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरीके से ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी, आपकी जो एंट्री पोस्ट होगी जनरल में वो क्या होगी। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पहले पोस्ट होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 144,000 की, क्योंकि टोटल आपके पास इतनी आ रही है 144,000। अब इसमें से इन्वेंट्री बिगनिंग द ईयर कितना है 14,000 और परचेजेस कितना है 130,000 ड्यूरिंग द ईयर।
फर्दर इसको देखें, इन्वेंट्री क्लोजिंग पे कितनी आ रही है 12,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ रहा है 12,000 से क्रेडिट करेंगे तो लमसम टोटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस एंट्री के बाद, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा 132,000। इस एंट्री पे डेबिट में 144 कर रहे हैं और आगे एंट्री में हम लोग क्रेडिट में 12,000 कर रहे हैं, तो जो टोटल अकाउंट्स में बन जाएंगी, टोटल जो अमाउंट आ रहा होगा वो कितना आ जाएगा 132। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ स्लाइड्स आगे पीछे की हैं, तो आप यहाँ पे ऐसा फील करोगे मिस कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बार बार आगे करिए बार बार पीछे करिए, तो बच्चा इसको दोबारा से 2-3 बार सुन लेना। 2-3 बार सुनोगे तो आई होप सो का आपको एक बार में समझ आ ही जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आता व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। यहाँ पे सारी एंट्रीज पोस्ट करने के बाद अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट क्लोज किया सेल्स पे और सेल्स को शिफ्ट कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। एक्सपेंस अकाउंट क्लोज कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने शिफ्ट कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। उसके बाद क्लोज कर रहे हैं हमारी इनकम को, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट को देख रहे होंगे, रिटेन अर्निंग में भेज रहे होंगे। क्लियर? वही रिटेन अर्निंग किसका पार्ट है, आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होता है तो आप डिविडेंड दे रहे होते हो। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे भी आता है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा होता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में भी फोर्थ पॉइंट आ रहा होता है, लेकिन ये इस स्टेज पे ये दोनों में ये चीजें आ रही हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपका सिर्फ ये समझना है कि इनकम कैलकुलेट हो गई, इनकम में आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको बैलेंस शीट में शिफ्ट करोगे, लॉस आ रहा है तो आप उसको बैलेंस शीट में शिफ्ट करोगे रिटेन अर्निंग में। क्लियर? और उसके बाद जब आपके आगे फर्दर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आता है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो। यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई, क्लोजिंग एंट्रीज हो गई आपके पास पीरियोडिक सिस्टम की। आगे बात करते हैं सिलेक्टिंग एंड इन्वेंट्री सिस्टम। हम दोनों सिस्टम्स के कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे नेचर क्या है बिजनेस की, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हमारा एंड प्रोडक्ट जो हम कस्टमर को दे रहे हैं वो कौन सा प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट आप इन्वेंट्री सिस्टम चूज कर रहे होते हो। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक कंटिन्यूस सिस्टम है जो बड़ी कंपनीज करती हैं, जिनके पास जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही एफिशिएंट होती है, जिसको सारी चीजें समझ आ रही होती हैं। क्लियर? और इनके एम्प्लॉयज और इनकी मैनेजमेंट की ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि हमें हर वक्त अपना इन्वेंट्री अपडेटेड चाहिए। अगर उनकी ये थॉट है कि हमें हर वक्त अपनी इन्वेंट्री अपडेटेड चाहिए क्योंकि हमारी इन्वेंट्री इतनी कॉस्टली है कि अगर उसका एक भी यूनिट इधर उधर हो गया तो काफी इफेक्ट पड़ सकता है, तो वहां पे ये कि कंटिन्यूसली चेक कर रहे होते हैं। वहां पे स्पेशली वो इन्वेंट्री जो हाई कॉस्ट की हो, यूनिट कम हो लेकिन उनकी यूनिट्स की कॉस्ट बहुत महंगी हो, वहां पे देखा जाता है कि आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो। इसके अलावा सेल्स ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो रही हो और रेयरली होती हो, तो वहां पे आप क्योंकि इतना ज्यादा बल्क में काम नहीं है, काम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन बल्क में काम नहीं है, तो बल्क में जब काम नहीं होता तो आपके पास पीछे इतना टाइम होता है कि आप उसको परपेचुअली मेंटेन कर सको। क्लियर? और इसके अलावा आपकी जो इन्वेंट्री की लोकेशन है वो बहुत अलग अलग जगह पे है। जब इन्वेंट्री की लोकेशन अलग अलग जगह पे है और आप बार बार जाके वहां देख नहीं सकते हो, तो आप चाहते हो कि मेरे पास उनका कंप्लीट रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए डेली बेसिस पे, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री बहुत कॉस्टली है, एक यूनिट भी बहुत कॉस्टली है, इस वजह से मेरे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट का ये पर्सपेक्टिव है तो मैनेजमेंट इस सिचुएशन में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन कर रहा होगा। और इसका सेम एज इट इज अगर वाइस वर्सा कर ले तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में होता है, छोटी कंपनी है, ऑनर खुद देख रहा है। क्लियर? और इसके अलावा इस नेचर की बात हो रही है कि उसमें आपके पास टाइमली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं
और बहुत ज्यादा बल्क में आपके पास ट्रांजेक्शन हो रही हैं, आइटम्स भी इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसके अलावा आपके पास रेगुलर बेसिस पे इतनी सेल्स हो रही होती है और परचेजेस हो रही होती है कि आप सेल एंड परचेज को फोकस कर रहे हो, तो उस वक्त ये नहीं देखते हो इस वक्त इन हैंड इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास। ठीक है, सेल्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और आपके पास इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि आप उसको मैनुअली देख रहे हो। टाइमली बेसिस पे अगर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं मेंटेन हो रहे और आप सिर्फ सेल्स एंड परचेजेस मैनुअल बेसिस पे कर रहे होते तो भी आपका प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम चल रहा होता है। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, अकाउंटिंग पर्सनल नहीं है, आपके पास वो अकाउंटिंग एम्प्लॉयज नहीं है जो अप टू डेट कर सके, क्योंकि जब ज्यादा काम होता है तो आप एक्सपर्ट्स को कम हायर करते हो, आपको सिर्फ फिर वो छोटे लेवल के एम्प्लॉयज आपके पास होंगे जिनके पास ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि आपके पास बल्क में काम है और सारी आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सारी सेल्स के वहां पे रखी, जहाँ सेल्स हो रही है आपकी सारी इन्वेंट्री वहां एक ही जगह पे रखी हुई है, तो आप खुद एक ही जगह पे जाके इन्वेंट्री ईयर एंड पे जाके चेक कर सकते हो, मंथ एंड पे जाके चेक कर सकते हो, एक बार जिस पीरियड की चाहिए उस पीरियड में जाके चेक कर सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर डिफरेंट मेथड्स की। क्या आपने इन्वेंट्री परचेज तो कर रहे हैं लेकिन उसको सोल्ड आउट कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से, और यही चीजें आप आगे आगे डिस्कस कर रहे हो कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, यही मेथड आप कैसे करोगे।